तो 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर है इंडिया एंड जापान बैक इन न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली श्रीलंका ने 2019 का एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहले कैंसिल कर दिया था। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इंडिया और जापान मिलके श्रीलंका का एक पोर्ट बनाएंगे। ये क्यों सिग्निफिकेंट था? क्योंकि चाइना ऑलरेडी श्रीलंका में एक पोर्ट को ऑक्यूपाई कर चुका था। हम्बनटोटा आपका पोर्ट है श्रीलंका में। हम्बनटोटा कहाँ पड़ता है? ये आपका श्रीलंका है। ये जो बिल्कुल नीचे वाली साइड है ना, यहाँ पे पड़ता है हम्बनटोटा। उनकी कैपिटल यहाँ पे कोलंबो। उनकी 2 कैपिटल्स हैं, श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। श्री जयवर्धने भी उनकी कैपिटल है और ये भी 2 कैपिटल्स हैं उनकी। वही सर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल से ये कैपिटल्स का क्या फंडा होता है? बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी स्टेट्स इनफैक्ट आपकी ना अलग अलग शहरों को डेवलप करने के लिए अपनी कैपिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे पंजाब और हरियाणा ने तो अपना सब कुछ ही चंडीगढ़ में इकट्ठा कर दिया, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट सिर्फ चंडीगढ़ में होनी थी। पंजाब और हरियाणा में कई एरियाज बैकवर्ड रह गए। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? देखो, गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, आपके एग्जीक्यूटिव्स यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सारी ब्यूरोक्रेसी होगी। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर होती है हर स्टेट की, और तीसरी जो हाई कोर्ट हुआ, जुडिशरी। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? 3 कैपिटल्स बनाई हैं, 3 अलग अलग शहर, ताकि उनकी डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि हर जगह आपके एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो रहेंगे, वहां पे पैसा खर्चेंगे, मार्केट अपने आप बनेगी, शहर अपने आप बनेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम्बनटोटा पोर्ट आपके चाइना के पास है, ठीक है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? हम्बनटोटा, देखो श्रीलंका उन्हें कुछ देना नहीं चाहता था ये पोर्ट। हुआ क्या? श्रीलंका ने बहुत सारे लोन लिए हुए थे चाइना से, और कंडीशन ऐसी आई कि वो चाइना को लोन नहीं पे कर पा रहे थे, तो मजबूरन उन्हें ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, ये उन्हें 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा। पर हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि चाइना हमारे बिल्कुल बैकयार्ड में आके बैठ गया। ये पूरे इंडियन ओशन के बिल्कुल बॉटम लग गया ना श्रीलंका, इसलिए कि वहां पे चाइना की शिप्स और श्रीलंका के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े। तो फिर इंडिया ने एक तो उनका जो डेट पड़ा हुआ एयरपोर्ट था वो ले लिया था, और उसके बाद अब इंडिया और जापान, सी इंडिया और जापान क्यों सिग्निफिकेंट है? आपके ना टोटल 4 कंट्रीज हैं जो इस टाइम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की एक साथ कोशिश कर रही हैं, जिन्हें कहते हैं क्वाड। क्वाड मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल बनाते थे ना, क्वाड। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज मिलके चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। उसमें भी इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चाइना इस टाइम कर क्या रहा है? चाइना आपकी सारी दुनिया में, चाइना अमीर हो गया बहुत ज्यादा, और वो सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, स्टेडियम्स बनवा रहा है, लोगों के लिए रेलवे ट्रैक्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है लोन पे, ताकि वहां पे डेवलपमेंट होगी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वो चाइना को एज अ फेवरिंग कंट्री देखेंगे। हम ये नहीं चाहते। तो जापान के पास पैसे हैं, इंडिया के पास दुनिया भर की गुडविल है, हमारे रिलेशंस, हमने कल्चरल टाइज बहुत दुनिया के साथ बना कर रखे हुए हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि हम एक साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तुम टेक्नोलॉजी और पैसा लेके आओ और हम वहां पे जगह बनाएंगे कि हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा सके। तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को यूज करता है। 2 टाइप की पावर्स होती है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट पावर होती है जो कल्चरल रिलेशन होते हैं। कभी भी मोदी या हमारे प्रेसिडेंट कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा ना, उनकी कभी स्पीच की वर्ड सुन के देखना, वो यही बातें करेंगे कि हमारी संस्कृतियां बहुत पुरानी हैं, हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, ये ऐसी बातें।
वो यही रिलेशंस है कि कल्चरल टाइज बिल्ड करो। दूसरी होती है हार्ड पावर, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये दो चीजों पे स्टैब्लिश होती है, पैसे पे या मिलिट्री पे, उसे हार्ड पावर कहते हैं। तो इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है ना, हमारे पास इतने पैसे हैं और हमारा नेबरहुड ऐसा है कि हम दुनिया में तो मिलिट्री का ही भेजे, ठीक है, अपना नेबरहुड भी बहुत है। तो अब श्रीलंका ने भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ इंडिया और जापान को एक साथ पोर्ट डेवलप करने के लिए दोबारा बुलाया है, जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये कैपिटल सिटी, जो आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है कोलंबो, उसी में ही है। तो एक तो दोनों पोर्ट पास पास हैं, दूसरा दोनों स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन की तरफ, बिल्कुल सारा इंडियन ओशन यहाँ पे ओपन पड़ा है। तो इस कारण ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज लड़ती हैं, और ऑब्वियसली इंडिया के बिहाफ पे अदानी पोर्ट बनाएगा ये पोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे पोर्ट बनाते हैं समय। हाँ, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस पोर्ट्स है, चलो, पर क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें वो नहीं भी थे, अब भी एक्सपैंड करके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपकी कोल माइंस, वो सब कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिलवाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट खराब हो रही है ना, माइनिंग हम इंडियन स्टाइल में कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो उनकी जो रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस कारण वो नहीं मान रहे, तो इस कारण चली जा रहा है। पर इंडियन गवर्नमेंट की क्योंकि बैकिंग है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां कैपिटलिज्म होगा वहां क्रोनी कैपिटलिज्म अपने आप होता है, क्योंकि कॉरपोरेशंस के बिना पॉलिटिशियंस नहीं होते और पॉलिटिशियंस के बिना कॉरपोरेशंस नहीं होते। ये अमेरिका में भी है, अमेरिका जो अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में अपने एम्बेसडर्स को भेजता है, वो इसीलिए, ठीक है। सेकंड, आपके टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की दोबारा सेल हुई, ऐसी जो आपको टेलीकॉम सिग्नल्स मिलते हैं और जो नेट मिलता है, वो हमेशा डिपेंड करता है, जो इंटरनेट डिलीवर होता है आपको 4G जो टेक्नोलॉजी है, ये हमेशा स्पेक्ट्रम से होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है किस वेव लेंथ पे तुमने फ्रीक्वेंसीज छोड़नी है जो तुम्हारे फोन से रिसीव करेंगे। हर चीज जो तुम्हारे फोन रिसीव करते हैं, कोई भी रिसीवर है जो भी चीज रिसीव करता है, वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर रिसीव कर रहा है, रेडियो वेव्स को। जैसे कि आपके कार में जो रेडियो स्टेशन है, या वैसे आपके पास रेडियो सेट है, वो भी तो रिसीव ही कर रहे हैं, तार थोड़ी लगी हुई रेडियो की। तो रेडियो चैनल्स को भी फ्रीक्वेंसीज अलॉट होती हैं, तभी तो क्या कहते हैं, हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी है ना जिसपे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो इसीलिए है। वैसे ही जो आपके टेलीकॉम नेटवर्क है, इनके लिए फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी साइज की होती हैं, तो इसके लिए ये फ्रीक्वेंसीज महंगी भी बहुत होती है, और ये हमेशा लीज पे दी जाती है। होता क्या है, चाहे आपकी रेडियो वाले हैं, चाहे आपके टेलीकॉम है, सबको पैसे देने पड़ते हैं हर 20 साल बाद इन फ्रीक्वेंसीज के। अब जो लेटेस्ट पुश है उसमें ये चीज दिखती है कि आने वाले टाइम में जियो का 4G नेटवर्क सबसे बेटर होगा, क्योंकि जियो ने सबसे ज्यादा पैसे खर्चे हैं आपके 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, ठीक है। ये जो 78,000 करोड़ है, इसमें से 57,000 सिर्फ जियो ने खरीदे। उसके बाद आपका एयरटेल है कुछ 18,000 के करीब, और आपका वोडाफोन और आइडिया की जो पार्टनरशिप है, उन्होंने तो 1,000 करोड़ समथिंग ही खरीदी। तो ऑब्वियसली कंपनी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही है, वो दिख रहा है। हाँ, ये ईयरली नहीं है, ये 20 साल के लिए, 20 साल, ये अभी ये पेमेंट नहीं करनी, जो ये 77,000 करोड़ बोल रहा है, इसके बाद इसे 20 साल की इंस्टॉलमेंट्स बनाई जाती हैं। तो
तुम्हें इंस्टॉलमेंट, ये जो कंपनीज होती है इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है, ठीक है, वो 20 साल तक ये देते रहेंगे, 20 साल के लिए अलॉटमेंट है, ठीक है। ये वाली डायग्राम ध्यान से याद करना, मतलब इसे ध्यान से स्टडी करना। इसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है। 1G से शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं पूरे डायग्राम को। 1G जो टेक्नोलॉजी थी आपकी 1980s में आई, ये पहली बारी वो टेक्नोलॉजी थी जिसमें आप कॉल्स लगा सकते थे। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी उसे 1G कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, जहां पे कॉल्स जानी शुरू। 2G वो टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे और रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते थे, बस इतनी ही पावर थी 2G में। 3G टेक्नोलॉजी आई जिससे आप किसी को वीडियो सेंड कर सकते थे, पर वो भी टाइम लेती थी। 3G टेक्नोलॉजी भी बहुत स्लो थी, पर मैक्सिमम आपको एक जो मल्टीमीडिया मैसेज, SMS से जब टेक्नोलॉजी MMS पे गई थी, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, वो आपकी 3G थी। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो है 4G, जो आपको सेकंड्स में डेटा स्पीड देती है। हर अब आगे जो आने वाला टेक्नोलॉजी है ना, 4G 5G, ये सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली जो इंटरनेट स्पीड है, ये इन्हीं की बातें कर रही हैं, और इनकी स्पीड हर टाइम into 10 हो जाती है, वो जनरेशन है। तो अभी जो 4G की स्पीड्स हैं वो मैक्सिमम 10 गीगा GBps, गीगाबाइट्स पर सेकंड प्रॉमिस की जाती है। तो इसके बाद जो 5G आएगा वो 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड होगा। तो यानी कि तुम मूवी बाद में सोचोगे, वो बफर पहले हो जाएगी, वो स्पीड है। वो क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि आपकी एक बहुत ही इमर्जिंग जो फील्ड ऑफ रिसर्च है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है वो बाद में कभी बताऊंगा, अभी मतलब इसके बाद बताता हूँ, पहले मैं ये पूरा करा दूं, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं याद करा दूं, फिर मैं बता दूं। आपके 535 to 700 किलो गीगाहर्ट्ज जो है, ये AM रेडियोस काम करते हैं। आपके जब भी तुम कार ऑन करोगे, AM और FM दोनों होते हैं ना, AM पे आता कुछ नहीं है, ठीक है, शोर के सिवा, पर शुरू यही से होता है। तो ये चीज वो है। जो टीवी, जो आपकी डिश टीवी, टाटा स्काई, ये सब कुछ हो गए, ये 500 मेगावाट्स की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सेल फोन्स की रेंज देखो बहुत बड़ी है, इसी के बीच में GPS भी आ जाता है, सैटेलाइट रेडियोस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके ये सारी रेंज इनकी है। इसके बाद वेदर रडार, केबल टीवी, सॉरी केबल टीवी ये है, ये दूसरे, ये ब्रॉडकास्ट टीवी, जो वो दूरदर्शन पुराने जमाने में एंटीनास नहीं होते थे, ब्रॉडकास्ट टीवी ये रहा तुम्हारे केबल टीवीज पे। सी हायर फ्रीक्वेंसीज, जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी भी होगी ना, जैसे वाईफाई लगा लो, ठीक है, ये भी चीज हमेशा, ये जो सेल फोन की भी रेंज है ना, ये जितनी इस साइड को जाती जाएगी उतनी बेटर कवरेज है आपकी नेटवर्क की, क्योंकि जितनी ऊपर तुम फ्रीक्वेंसी में जाते हो ना, उतनी डिस्टरबेंसेस कम आती हैं। इसलिए आपकी जो 4G 5G इसके स्पेक्ट्रम है ना, वो इस साइड को होंगे, ठीक है। आपके डिश टीवी इसी, मतलब ये सारे डिशेस भी इसी साइड पे हैं, टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस, हमारी पिक्चर क्वालिटी में डिस्टरबेंस नहीं आएगी। वाईफाई भी इसीलिए है, क्योंकि वाईफाई की जो क्लैरिटी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि चाहे वो शॉर्ट रेंज में काम कर रहे हैं, पर क्लैरिटी तो उतने में पूरी दे रहे हैं, ठीक है। 5G के साथ सबसे बड़ा इशू, अब जितनी बड़ी ट्रांसमिशन होती है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, सब, हाँ हाँ, अरे चलो अभी 5G तो आया ही नहीं है ना, वो तो 5G रेडी फोन्स है, मतलब कि 5G जब आ जाएगा तुम्हें फोन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारी फोन्स की भी जनरेशन है, अगर तुम्हारे फोन के अंदर वो एंटीना ही नहीं है जो 4G को रिसीव करे, तो 4G की नेट कभी चलेगा ही नहीं,
ठीक है, तो उसे अपग्रेड करते इसलिए रहना पड़ता है। अब मेन चीज जो मैंने बतानी है, अब जूम आउट कर दिया मैंने क्योंकि पढ़ने वाला एक बार पढ़ा दिया मैंने, बाकी आपके उसमें है ये फोटोज। प्रॉब्लम क्या है 5G? 5G बाकियों से हर टेक्नोलॉजी महंगी क्यों होती जाती है? क्योंकि 5G को अगर तुमने इतनी स्पीड देनी है ना, इनके जो सर्कल्स होते हैं, एक टावर का जो सर्कल होता है वो जो 4G का था उससे छोटा करना पड़ेगा, 3G का उससे भी बड़ा होगा, स्क्रीन 3G का उससे भी बड़ा होगा। तो ये जो मूवमेंट है वो इसी से काम करेगी। क्लियर है? क्योंकि 5G को ज्यादा बेटर सिग्नल्स देने के लिए आपकी कवरेज एरिया को छोटा रखना पड़ेगा। क्लियर है? टावर ज्यादा लगेगा, इसलिए वो महंगा भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीज को जो मैंने अभी समझाया, ये सारी चीजों को यहाँ लिखा। मैं वो बता दूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी एक तरह से इंट्रैक्शन है फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड की। प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, मेंस में भी, प्री में भी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि अब जो आपकी एप्लीकेशंस है ये भी ऑनलाइन चली जाएगी। आपकी कार होगी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब इसी में ही आ गई इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। कैसे होगा? पहले सारी चीजें ऑनलाइन जाएगी, एआई भी तभी आती है, होता क्या, उसे लर्निंग चाहिए, मशीन लर्निंग। तो हर चीज को इंटरनेट चाहिए होगा। आपकी कार भी इंटरनेट कनेक्टेड होगी, आपका फ्रिज भी एक टाइम पे इंटरनेट कनेक्टेड होगा, आपका माइक्रोवेव भी, आपका गीजर भी, हर चीज इंटरनेट कनेक्टेड होगी। ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड कमांड से काम करेंगे। सेंट्रलाइज्ड कमांड आज के टाइम में जो डेवलप हो रही है, जैसे कि Amazon ने एलेक्सा, आपके गूगल होम, ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड सारी एप्लीकेशन से आपके घर में कनेक्ट होगी। फिर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को अपने आप बताएगी कि अब यूजर क्या करने वाला है। लेट्स सपोज तुम्हारा उठने का जो टाइम है उससे पहले गीजर अपने आप ऑन होके तैयार होगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट। उसे पता है तुम इतने बजे घर से जाते हो, जो मशीन है वो कॉफी, अगर कॉफी मेकर है उसे पहले पता होगा इतने बजे कॉफी बना के कप में पोर करके रखनी है। ठीक है, आपकी वो तो आपने देखा ही है, ये टेक्नोलॉजीज तो खैर अभी इतनी कॉमन नहीं हुई, मतलब बाकी भी नहीं है, पर देखी है एटलीस्ट कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो टेस्ला और ये सारे निकाल रहे हैं, ये सेल्फ ड्रिवन कार्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। कैसे रियल टाइम में कंप्यूटर्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके मुताबिक वो जज करते हैं किस लेन में किस टाइम पे कैसे गाड़ी चलानी है। ये इंटरनेट आने वाले टाइम में ह्यूमंस को एज अ ड्राइवर एलिमिनेट आज से 50 साल बाद करने की कोशिश है, ताकि कार्स अपने आप में बात करें कि वो किस जंक्शन से आ रही है और खुद ही स्पीड अगर 10-20 कम करनी है बिना ब्रेक दबाए निकल जाए। तो ये फ्यूचर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मतलब इट वुड बी पॉसिबल इन नेक्स्ट अगले 15 से 20 साल में, मतलब तुम देख लोगे ये चीजें होते हुए। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ठीक है, 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब 3 हो चुके हैं, चौथा ये हो रहा है। वो किसी और करंट अफेयर में आएगा, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पे बता दूंगा। अभी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपकी दुनिया भर में ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि हर कंट्री अपने मुताबिक बता सकती है कि हम ये वाली फ्रीक्वेंसी इस चीज के लिए यूज करेंगे। ये जो दुनिया भर में फ्रीक्वेंसीज बताने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इस चीज के लिए यूज करनी है, वो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन 1865 में आज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के तौर पे एस्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे टेलीग्राफी होता था ऑब्वियसली। पर लॉन्ग टर्म में जब टेक्नोलॉजीज बदली तो इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए यूज करनी है, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट कौन सा देना है, वो तक ये बताता है। आपके ऐसे नहीं है कि आपका इंडिया का मन किया कि इतनी हाइट पे ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ देंगे और वहां जाके प्लेस हो जाएगी। बेसिकली क्योंकि अगर आप एक्चुअली अर्थ की बाहर से इमेज देखोगे, सैटेलाइट्स ना भरी पड़ी है सेम अर्थ के चारों, या तो सैटेलाइट्स
या उनका डेब्रिस, जो सैटेलाइट्स खराब हो गई हैं, अब टूट गई हैं, उनके पुर्जे भी वहीं घूम रहे हैं। तो हमने स्पेस में भी गार्बेज फैला के रख दिए, ठीक है। तो ये जो गार्बेज फैला हुआ है, इसके कारण तुम्हें एक्चुअली दो सैटेलाइट्स कभी भी एक जगह ना पोजीशन हो जाए, इसलिए हमेशा उनकी भी ऑर्बिट डिसाइड होता है कि इसे यहाँ प्लेस करना है, इसे यहाँ करना है, यहाँ करना है, ताकि सबको अपना अपना ऑर्बिट मिले और प्रॉपर जगह मिले, उसके मुताबिक ये चीज है। क्लियर है? तो ये जिनीवा में इसका, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये काम करती है। जितना भी बोर्ड पे लिखा था सब कुछ पढ़ लिया? क्वेश्चन मेरा ये है कि 4G स्पेक्ट्रम या जो आपका सेलफोन स्पेक्ट्रम है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ये डैश बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। सारी डिटेल आपके सामने थी आप सबके। मैंने 3 बार ही दिखाया ये, मैंने बोला नहीं, सिर्फ सर आपकी प्योरली आवाज ही कट गई, ऑब्जर्वेशन कुछ बेस्ड समझ में क्वेश्चन। नहीं आया। नहीं पता चला? ठीक है, और ऊपर डायग्राम में भी एस बैंड स्पेक्ट्रम यहाँ पे जूम करके यही घूम रहे थे। हैं जी? हाँ, तो अभी आपकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एस बैंड यूज किया जाता है, मतलब 3G 4G। हाँ जी नेहा? नेहा पूछो। आपके दो बहुत ही पॉपुलर चैनल हैं, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। एक चैनल तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हाँ जी नेहा पूछो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे, आपका माइक आप ऑन ही नहीं कर रहे हो। आपके गलती से कहीं क्लिक करो। चलो, लोकसभा और राज्यसभा टीवी, ये जो दो गवर्नमेंट ओन चैनल्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा टीवी, जब आप भी कभी फ्री महसूस करो और चाहिए कोई ऐसे लॉजिकल डिबेट हो, वो नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, अगर पढ़े लिखों की कभी डिबेट सुनने का मन हो, राज्यसभा टीवी लगा लेना। सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पे। तो राज्यसभा में बहुत ही पढ़ी लिखी डिबेट सारा दिन चलती हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। मेरी आवाज बाकियों को भी नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज तो। नेहा आपकी साइड ही प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को मर्ज करके अब इनका नाम चेंज करके संसद टीवी रखा जा रहा है। संसद टीवी में क्या होगा? संसद टीवी में आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा टीवी खत्म कर दिए जाएंगे, ये दो अलग अलग चैनल के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। अब बस जो लोकसभा टीवी था वो प्रोग्राम हिंदी में ब्रॉडकास्ट करेगा, सेम प्रोग्राम, तो लोग वही चीज को हिंदी में सुन सकते हैं, पर जिन्हें इंग्लिश में सुनना है, राज्यसभा टीवी इंग्लिश का काम करना है। ठीक है, बहुत ही बेटर पढ़ी लिखी डिटेल्स मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जब भी फ्री हो राज्यसभा टीवी जो है आपके सबके टीवी पे आता होगा, ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हाँ यूट्यूब पे भी बहुत पॉपुलर चैनल है इनका, जहां मर्जी देख सकते हैं। और इतने बहुत ही हाई लेवल प्रॉपर डिबेट्स, जिस लेवल का तुम्हें कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए, उस लेवल के ओपिनियंस, हर चीज के पॉजिटिव्स भी बताएंगे, नेगेटिव्स भी बताएंगे, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाते, और सिर्फ एजुकेशन जिन्हें एक्चुअली उस फील्ड की नॉलेज है उन्हें ही बुलाया होता है, एजुकेशन के फील्ड से, जर्नलिज्म के फील्ड से प्रॉपरली।
नेक्स्ट इज हिमालयन सिरो। आपका एनिमल लिस्ट में था, ये भी असम में स्पॉट हुआ है रिसेंटली। ठीक है, हिमालयन सिरो। ये जो जानवर है, एक ना हर जानवर को स्टेटस दिया जाता है जिसे कहते हैं IUCN स्टेटस। ये ना ऑर्गेनाइजेशन है एक, IUCN। ये ना हर जानवर, एनिमल एंड प्लांट दोनों को, एनिमल एंड प्लांट उन्हें एक स्टेटस देती है कि उनकी पॉपुलेशन को कितना खतरा है, मतलब क्या उनकी पॉपुलेशन सस्टेनेबल है या वो जानवर खत्म होने वाला है, थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, वो सब कुछ। हिमालयन सिरो स्टडी नहीं किया हुआ, तो ये IUCN पे नहीं है। ये बहुत ही कम पाए जाने वाला वैसे जानवर है, पर इसे IUCN ने अभी तक कोई रैंकिंग नहीं दी है। नाम से क्लियर है कहाँ पाया जाता है ये? हिमालयस में पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर आपके ये हिमाचल इस साइड को पाया जाता है इस टाइम। ये असम में भी स्पॉट हुआ है, तो कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके इस साइड को पॉपुलेशन ये माइग्रेट कर रही है लॉन्ग टर्म में। जैसे एक जमाने में जो ये आपके हरियाणा यूपी के ये जो प्लेन्स है, यहाँ पे राइनोसेरस भी पाए जाते थे, पंजाब हरियाणा ये प्लेन्स में राइनोसेरस भी पाए जाते थे, टाइगर्स भी पाए जाते थे, और अब इनका नामो निशान नहीं है इन एरियाज में। हाँ जी उमेश, फ्लोरा और फौना, ये एनिमल, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, वही चीज कहते हैं। ठीक है, पर हिमालयन सिरो जो है, एक ना आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी है, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे साइट्स, या किसी करंट अफेयर में आ जाएगी साइट्स, उसके अपेंडिक्स 1 में आती है। ये साइट्स क्या है? ये ट्रीटी बेसिकली कोई भी जो एंडेंजर्ड जानवर है किसी एक कंट्री में भी, अगर वो खतरे में है वो जानवर, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करने के लिए यूज होती है। अगर किसी भी कंट्री ने कह दिया कि हमारे इस जानवर में ट्रेड मत करना, कोई भी दूसरी कंट्री वो एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो हिमालयन सिरो की बिकॉज पॉपुलेशन कम है, इस कारण इसे अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। अपेंडिक्स 1 का मतलब है इस जानवर को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, मतलब लीगल मार्केट में। ठीक है, लीगली ये कहीं नहीं जा सकता। क्लियर है ये चीज? एक आपका नेशनल पार्क भी असम का न्यूज में, इसके साथ ही मानस नेशनल पार्क, ये असम में नेशनल पार्क है जहां पे ऑब्वियसली ये दिखा है अभी, मानस नेशनल पार्क। ये सबसे पहले तो ये कंटिन्यूएशन में है रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ, जो भूटान में पड़ता है। तो भूटान और असम, ठीक है, उनकी जिस साइड को बाउंड्री जुड़ती है, ठीक है, आपके मैप देखोगे आपका भूटान है ऐसे, और इसके नीचे ये सारा असम की स्टेट है। तो यहाँ पे आपकी ये जो बाउंड्री जुड़ती है, उस साइड उन्होंने नेशनल पार्क बनाया हुआ है, इस साइड हमने नेशनल पार्क बनाया हुआ है। तो फ्री फ्लोइंग यानी कि जानवर दोनों साइड जा सकते हैं आराम से। तो एक तो पहले उसके कंटिन्यूएशन में है। दूसरा, यहाँ पे और बहुत सारे अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि पिग्मी हॉग, एक टाइप का पिग है, छोटा सा यूनिक पिग है। ठीक है, तो ये यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा गोल्डन लंगूर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीवियस पेपर में कि गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की साइड असम में ही पाए जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की साइड पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इस कारण ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इस जानवर बारे एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना। इसका IUCN स्टेटस, कहाँ पाया जाता है, सी गोल्डन लंगूर लिखोगे विकिपीडिया पेज आ जाएगा। विकिपीडिया पेज पे एक ना साइड पे मैप बना होता है, वो बताता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके अलावा IUCN स्टेटस देख लो इसका कौन सा है। बस यही क्वेश्चन बनते होते हैं जानवरों के। ठीक सर है, जून की मेनली करंट अफेयर, क्या नेहा? सर जून की करंट अफेयर मैगजीन में इसके बारे में दे रखा डिटेल में। मतलब मैगजीन्स में तो डिटेल है, मैं क्यों तुम्हें रिसर्च करने को बोलता हूँ, क्योंकि जब तुम खुद पढ़ोगे ना कोई चीज को, मैगजीन्स में तो डिटेल आती रहती है अलग अलग, मतलब ओवरऑल जो भी चीज तुम रिसर्च करने बोलो कहीं ना कहीं मैगजीन में कवर हो जाएगी। पर जब तुम खुद पढ़ोगे, कोई वेबसाइट खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, एक तो देखो इंटरेस्ट बना रहता है। अगर कई बार सारी चीजें जब सेल्फ सर्व मिलती हैं तो बंदा बोर हो जाता है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए। और दूसरा, जब साइट खोलोगे कुछ एक आधा फैक्ट एक्स्ट्रा ही पढ़ोगे,
तो इसलिए गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग बारे पढ़ लेना। और वाइल्ड वाटर बफलो, ये जो वाटर बफलो होते हैं, ये मतलब हर बफलो वाटर बफलो नहीं होती, ये स्पेशल वैरायटी है इनकी, ये भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड पे ही पाई जाती है। ठीक है, इस साल इसका क्वेश्चन पीसीएस में था वाटर बफलो का। तो ऐसे जानवरों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। सी होगा क्या, जब तक तुमने ये बार बार जो नेशनल पार्क एनिमल्स, ये जो चीजें हैं, जब हम अगर तुम एक ही बारी में पढ़ने बैठोगे कि सारे जानवर पढ़ने हैं, फिर लगता है कि जानवर याद नहीं होते। पर रोज आज देखो, मैं सिर्फ तुम्हें 3 जानवर देखने कह रहा हूँ, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग और वाटर बफलो। ये 3 जानवर, इनका स्टेटस, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ देख लेना। आज तुमने 3 जानवर देखे, कुछ टाइम बाद ये जानवर वापस भी किसी ना किसी करंट अफेयर में रिपीट हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे, अपने आप चीज याद हो जाती है, पर उसके लिए देखना जरूरी है आज। ठीक है, बाकी इसी के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि वहां पे कैसे कैसे हुआ है। बाकी सारे जानवर अभी मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ो। हाँ जी, ये लो देखो। ये वो 1 हॉर्न राइनो आपके मानस में खत्म हो गए थे ना। आपके इंडिया में एक बहुत ही यूनिक राइनोसोरस पाया जाता है जिसका सिर्फ सिंगल हॉर्न होता है। ठीक है, वो मानस में खत्म हो गए थे। 1 हॉर्न राइनोस, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक टाइम पंजाब तक भी पाए जाते थे, ये सारे यहाँ से खत्म कर दिए शिकार कर करके, क्योंकि इनका वो जो हॉर्न है वो बहुत ही एंशिएंट मेडिसिन, चाइना में ऐसी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। शेर की खाल होगी, शेर के दांत हो गए, हाथी के दांत हो गए, ये डिमांड, तो इनके कारण इन्हें मारा जाता है। होता क्या है, वो राइनो का हॉर्न अगर काट दिया जाए, राइनो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह पाता, उसके लिटरली वहां से ब्लीडिंग होती है। वो एक तरह से वो जो हॉर्न है, कई जानवरों का क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे हॉर्न्स हो गए, कुछ भी हो गया, ये ना गिरते रहते हैं, जैसे एंटलर्स होते हैं जो आपके डियर होते हैं, इनके गिरते रहते हैं अपने आप और नए उगते रहते हैं, क्योंकि वो उनके स्कल का पार्ट नहीं होता, वो एक तरह से नेल्स की तरह ग्रो करते हैं और गिर जाते हैं। जो वो राइनो है ना, उसका वो जो हॉर्न है वो उसकी बोन का पार्ट है, तो एक तरह से तुमने उसकी हड्डी को काट दिया और मर जाता है उससे, वो पेन से ही मर जाता है। हाँ जी, नेशनल पार्क के कोर में विलेज है। ये इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन ये नहीं था, पर इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, सी ना बाकियों को बता दूं उससे पहले कंफ्यूजन हो। नेशनल पार्क्स में क्या होता है, जो आपके नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स के अंदर 3 एरियाज होते हैं। जब भी आप नेशनल पार्क घूमने जाओगे ना, आपको सिर्फ एक ही एरिया दिखाएंगे, 2 एरिया दिखाएंगे, तीसरा नहीं दिखाते। एक जो पूरा नेशनल पार्क होगा, उसके बिल्कुल सेंटर का एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे एक्चुअली वो जानवर पाया जाएगा। जैसे कभी टाइगर सफारी पे जाओगे किसी भी जगह, टाइगर कभी दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तुम्हें डियर, हाथी दिखा के वापस ले आएंगे। ठीक है, क्यों? वो ज्यादातर शेरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वो ये सेंटर वाले एरिया में रहते हैं, जो कोर है उस नेशनल पार्क का। इस नेशनल पार्क के कोर में सिर्फ साइंटिस्ट का जाना अलाउड है और कोई नहीं जा सकता, ये प्रोहिबिटेड एरिया होता है। इसके बाद जो आगे, जो किस्मत से कभी कभी किसी को शेर दिख जाए, वो एरिया आता है जिसे कहते हैं बफर जोन। तो आपकी जो वाइल्ड लाइफ सफारी होती है, सब कुछ होता है, वो इसी एरिया के अंदर घुमा के तो वापस ले आएंगे, तो यही एरिया होता है। बफर एरिया में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, ठीक है, पर आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते वहां पे, सिर्फ रिक्रिएशन, जैसे कि ये सफारी हो गया, ऐसी चीजें कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए ओपन हो सकता है, पर और कोई काम नहीं हो सकता, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तीसरा है ये बफर के बाद इस एरिया के अंदर लोग अपने घर बना सकते हैं, मतलब अगर लोग रहते हैं उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, सड़कें बनाई जा सकती हैं, पर कोई भी हैवी माइनिंग नहीं हो सकती, हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, जैसे कि कोई माइंस है, कुछ भी है, वो यहाँ पे नहीं लग सकता। ठीक है,
क्योंकि इसे ये माना जाता है कि इसे प्रोटेक्ट करेंगे तभी ये अंदर वाले 2 एरियाज प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसलिए नेशनल पार्क आपके ऐसे बनाया जाता है। तो मानस के कोर में एक विलेज भी एग्जिस्ट करता है। वैसे पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की कि कोर और बफर एरिया में किसी ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल नहीं होने देना। पर ये बहुत ही, ये मतलब एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। ठीक है, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे कि किसी भी एरियाज के अंदर ह्यूमंस को जाने ही नहीं देना, और जो उसके अंदर ट्राइबल्स रह रहे हैं उन्हें वहां से बाहर निकाल दो, खाली कर दो इस एरिया को, ताकि कोई शिकार ही ना कर पाए। पर हुआ क्या है, ये आइडियल सिचुएशन है कि सारे के सारे तुम खाली करवा दोगे। खाली करवाने के लिए अब लोग लिटरली जो हजारों सालों से, जिनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में रहती आई है, उनके लिए तो उस जंगल की अटैचमेंट ही बहुत ज्यादा है। तुम अगर उन्हें बोलोगे जंगल से निकल जाओ, वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर वो जंगल से नहीं निकलेंगे। तो फिर डेमोक्रेसी यहाँ पे झुक जाती है और कहती है रहना है रह लो। और एक्चुअली सी होता क्या है, सारे ट्राइबल्स को अंदर निकालना कोई फायदे वाली चीज भी नहीं है। ये जो ट्राइबल्स है ना, ये हमसे ज्यादा बेटर जंगल को समझते हैं। तो सरकार ने लॉन्ग टर्म में पॉलिसी अपना ली है कि इन्हें ही फॉरेस्ट गार्ड्स अपॉइंट करो कि यही आपके जंगल को संभाल लें। ठीक है, उन्हें उसके बदले सैलरी कम चाहिए, थोड़ी बहुत ही सैलरी चाहिए उन्हें, बस ये है कि हमारे गांव वालों को यहाँ रहने दो। और वो हेल्प करने को तैयार है कि कोई बाहर से हंटर आएगा हम उसे मार देंगे। जैसे आपके वन हॉर्न राइनोस को ना, इंडिया में वन हॉर्न राइनोस की पॉपुलेशन खत्म थी, जैसे मानस में भी दोबारा रीइंट्रोड्यूस किए गए, अभी तुमने पढ़ा। वन हॉर्न राइनोस इंडिया में लिटरली खत्म होने वाले थे, पर इंडिया ने बिल्कुल ही ऑपोजिट पॉलिसी अपनाई। हमने क्या किया, जो शिकार करने आते हैं उन्हें कहते हैं पोचर्स, पोचिंग करने आते हैं। हमने क्या किया, हमने अपने ये गार्ड्स को गन्स दे दी। हमने कहा कि जो गन के साथ दिखे उसे ही मार दो। तो हमने पोचिंग करने वालों को ही मारना शुरू कर दिया। तो राइन्स की पॉपुलेशन बढ़ी, पर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत है कि इंडिया लोगों को ऐसी गोलियों से मार देता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, सी अब सबके इरादे तुम बिल्कुल सही नहीं कर सकते। अब होता क्या है, जब इनमें आपस में भी किसी की खुंदक होती है ना, उसके पास बंदूक लाके फेंकते उसे गोली मार देते हैं और कहते हैं ये पोचिंग करने आया। तो ऐसी भी वायलेशन सामने आई। तो ऑब्वियसली 100% तुम किसी को भी नहीं कह सकते कि साफ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा भी करप्ट होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करता ही है। ठीक है, तो वो चीज क्लियर है। ये आपके करंट अफेयर से, किसी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट है पूछ लो। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। 30 से 35 क्वेश्चन यही है। पेपर क्लियर ही इसके सिर पे हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, तो हमें क्या कहते हैं, अरे एक्सेस तो है, पर अभी हम्बल टोटा में कौन सा चाइनीज नेवी ने विजिट करना शुरू किया। हम सिर्फ श्रीलंका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारा इन्फ्लुएंस दोबारा बढ़े, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसे पसंद नहीं है नेबरहुड में उसे कोई भी चैलेंज करे। होता ही है, बिग ब्रदर टेंडेंसी अपने आप दिखती है, तो उसके चलते हुए तुम अपने बहुत सारे इंटरेस्ट कुर्बान कर देते हो, पर अपना स्टेटस बना रहना चाहिए। ठीक है सर